सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिनों पहले ही मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ की, और उसका मैंने पहला पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था। कल मैंने लाइव में आकर आप सभी से पूछा भी था कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, तो आपने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया। तो मैंने सोचा कि चलो इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी लेकर आया जाए, और आज ये वीडियो उस कहानी का जो है वो पार्ट 2 होने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पार्ट 2 भी पसंद आएगा। और अगर आप सभी को पार्ट 2 पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स है उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है। रोमन का सब कुछ खत्म हो गया था। उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। रोमन ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो जब भी स्कूल जाता तो उसे वहाँ के बच्चों द्वारा बुली किया जाता, उसे परेशान किया जाता और काफ़ी बुरा भला बोला जाता। वहीं दूसरी तरफ रोमन की जो मॉम थी वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्हें भी सोसाइटी बहुत बुरी बुरी बातें कहती थी और काफ़ी चीज़ें बोलती थी। और एक शाम जब रोमन को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तब वो अपने मॉम के कमरे में गया। उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए। और उसके बाद रोमन वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मॉम सिर्फ बैठी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी। रोमन को लगा कि शायद उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए बैठे बैठे वो सो गई हैं। रोमन अपनी मॉम के पास गया। उसने अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रखा और उसने एक बार फिर से कहा, मॉम मुझे काफ़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। और उसके बाद जैसे ही उसने अपनी मॉम के कंधे से हाथ उठाया तो उसकी मॉम एक बेजान लाश की तरह ज़मीन पर धड़ाम से गिरी और उनके सर से खून बहने लगा। ये देखकर रोमन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसके पड़ोसी ने इंसानियत दिखाते हुए बिना कोई देरी किए हुए रोमन के घर में कदम रखा। और जैसे ही वो रोमन के मॉम के कमरे में गया तो उसने चेक किया तो रोमन की मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी। जब ये बात रोमन को पता चली तब मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ सी गई। उसके पास जो कुछ भी बचा था वो उसकी माँ ही थी, वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रोमन के पास अब कुछ भी नहीं था। रोमन बस रोए जा रहा था और आसमान में देखते हुए बस यही दुआ कर रहा था कि अगली बारी उसकी हो और वो भी मर जाए, क्योंकि वो अपने माता पिता के बगैर जीना नहीं चाहता था। आसपास के पड़ोसियों ने सोचा कि वो रोमन को किसी अनाथ आश्रय में दे देंगे। रोमन के जो आसपास के पड़ोसी थे, जब उन्होंने देखा कि रोमन के अब डैड भी नहीं है और मॉम भी नहीं है, तो उन सभी ने सोचा कि चलो अब इसको अनाथ आश्रम भेज देते हैं। और जब रोमन से सारी बातें की गई तब रोमन ने अनाथ आश्रम जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास खुद का घर था और उसके पिता के पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी, जिसके कारण उसे फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। इसलिए वो अनाथ आश्रम नहीं गया और अपने घर में अकेले ही रहने लगा। बस फ़र्क इतना था कि वो पहले बहुत हंसमुख था, मजाक करता रहता था लोगों से और काफ़ी खुश रहता था, और अब वो एकदम गुमसुम रहने लगा था। वो अपने ही घर में जबकि वो अकेला रहता था, फिर भी वो अपने माता पिता को अपने आसपास देखता था और अपने माता पिता को सिर्फ इमेजिन करते ही खुश रहता था कि उसके माता पिता कैसे उसे बुलाते थे, कैसे उसे प्यार करते थे और कैसे वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन साथ ही साथ उसे
वो दोनों रातें जब उसके माता पिता गए थे इस दुनिया से, वो रातें भी एक डरावने सपने की तरह रोज रात को डराती थी। वही दूसरी तरफ वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो कहीं गायब हो चुका था। उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि आखिर वो कहाँ गया, लेकिन उसका खौफ पूरे रेवेंसवुड में था। कई साल बीत जाने के बाद भी लोग उससे डरते थे। किसी को पता तो नहीं था कि वो आखिर कहाँ पर है, जिंदा है भी या नहीं है, लेकिन लोग उससे डरते थे। कोई जंगलों के पास रात तो क्या दिन में भी नहीं जाता था। इतना ज्यादा खौफ उस आदमखोर वेंडिगो का लोगों के दिलों में बना हुआ था। लोग हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि कहीं वो आदमखोर वेंडिगो वापस ना आ जाए और उनकी जिंदगी में एक बार फिर से उथल पुथल न मचा दे। लेकिन कई साल बीत गया और उस आदमखोर वेंडिगो को कहीं भी पूरी दुनिया में देखा नहीं गया। कई साल बीत गए और रोमन जो था वो भी अपनी पहचान छुपाकर नॉर्मली सोसाइटी में रह रहा था। वो काफी बड़ा हो गया था, जिम्मेदार हो गया था, उसे एक जॉब पे मिल गई थी। किसी को उसकी हकीकत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी बेच बाच कर उसने एक नई जगह घर ले लिया था, जहां पर लोग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि पूरे शहर ने रोमन को सिर्फ बचपन में ही देखा था और बड़े होने के बाद में वो इतना ज्यादा बदल गया था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। और इसी बात का फायदा उठाकर रोमन शांति से अपने जीवन को जी रहा था। एक रात कुछ जरूरी सामान लेकर वो अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब रोमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी वहां खड़ा था। उस आदमी ने रोमन की आंखों में देखा और रोमन उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। रोमन ने कहा, जी कहिए, क्या काम है आपको? और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता। रोमन को काफी अजीब लगा और उसे लगा कि अकेले में ऐसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने कहा, आपको जो बात करनी है वो यहां पर करिए। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो और मैं नहीं चाहता कि यहां पर मौजूद सभी लोगों को उस बारे में पता चले कि तुम कौन हो। रोमन ने यह बात सुनी तो उसकी हालत खराब हो गई और उसने कहा, ठीक है चलिए। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी रोमन को एक सुनसान गली में ले गया जहां पर कोई भी नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने रोमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम हैरी के बेटे हो ना, रोमन? और उसके बाद रोमन ने हाँ में सर हिलाया। रोमन ने पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आज तक मुझे कोई पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से ही जानता हूं और इतने सालों तक मैंने तुम पर नजर रखी हुई थी। ये बात सुनकर रोमन की हालत खराब हो गई। उसके पूरे जो होश थे वो उड़ चुके थे। रोमन ने कहा, क्या आपने मुझ पर इतने सालों से नजर रखी हुई है? लेकिन क्यों? अब तो मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीने दीजिए। इस सोसाइटी के डर से मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, मैं जानता हूं बीते कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारा पूरा बचपन बर्बाद हो गया है, लेकिन मेरा यकीन मानो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। काफी सालों से मैंने तुम पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सही वक्त आने पर तुम मेरी मदद करोगे। जैसे ही ये बात रोमन ने सुनी तब रोमन ने कहा, क्या आपकी मदद? और मैं आपकी क्या मदद करूं? उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद तुम भूल गए हो कि जब तुम्हारे डैड का फ्यूनरल था तो तुमने एक कसम खाई थी कि तुम उस आदमखोर वेंडिगो को मारकर अपने डैड की गलती को सुधारोगे और
उनकी जो इज्जत है उसे वापस उन्हें दिलाओगे जो इस समाज ने उनसे छीन ली थी। याद है कि तुम भूल गए हो। रोमन के माथे पर पसीना आ गया और रोमन ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता? आप तो वहां पर थे ही नहीं। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं था, लेकिन मैं तुम्हें नजर नहीं आया। फ्यूनरल में मैं भी मौजूद था। मैं दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आता तो हर कोई जैसे तुम्हारी फैमिली को परेशान करता है, उल्टा सीधा बोलता है, वैसे मुझे भी परेशान करने लगता और मेरी फैमिली का भी जीना मुश्किल कर देते लोग। इसलिए मैं बेबस होकर दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। लेकिन ये सब तो बातें साइड में करो, क्या तुम अपनी कसम को भूल गए हो? जब ये बात रोमन ने सुनी तब उसका जो सर था वो शर्म से नीचे झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। रोमन ने कहा, नहीं, मैं अपनी कसम को नहीं भूला। मेरे माता पिता ने अपनी जान गंवा दी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो आदमखोर वेंडी को पता नहीं कहाँ है और मैं उसे मारूंगा कैसे? ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है, ना ही वो कहाँ रहता है मुझे इस बारे में पता है। जब ये सारी बातें उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारे डैड को उस रात समझाया था। वो और मैं एक ही कार में थे। हम सभी लैब की तरफ जा रहे थे। तुम्हारे डैड ने अपना प्लान बताया। तुम्हारे डैड इस आदमखोर वेंडिगो को जिंदा करके उसे अपनी कंट्रोल में करके उसके जैसे और भी कई आदमखोर वेंडिगो की एक फौज तैयार करना चाहते थे, जिसे सरकार को देकर वो अंधा पैसा ले सकी। मैं जानता था कि ये बहुत खतरनाक होगा, ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो उस वक्त पैसों की लालच में अंधे हो चुके थे। मुझे माफ करना, मैं उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम जानते ही हो। लैब में उन्होंने एक फॉर्मूला इंजेक्ट करके उसे जिंदा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जिसकी वजह से वो उस आदमखोर वेंडिगो को कंट्रोल कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम उस आदमखोर वेंडिगो को मारकर हमारा बदला लें। और जैसे ये बात रोमन ने सुनी तब उसने अपनी आंखों में से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, मतलब हमारा बदला? आपका क्या बदला है इसके अंदर? जब ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने ही अपने आंसुओं को पोंछते हुए रोमन के कंधे पर हाथ रखा। उस बूढ़े आदमी ने रोमन से कहा, उस आदमखोर वेंडिगो ने न जाने कितनी जानें ली, न जाने कितने लोगों को काफी बुरी मौत मारा, और उनमें से कुछ लोग मेरी फैमिली के भी थे। उस आदमखोर ने मेरे बेटे को, मेरी एक प्यारी सी बेटी को और मेरी वाइफ को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मेरी वाइफ और मेरी बाकी की जो पूरी फैमिली थी वो एक फंक्शन में जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उस आदमखोर वेंडिगो ने उन पर हमला कर दिया और कार को तबाह कर दिया और मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार कर वो हैवान उन्हें खा गया। मैं उस फैमिली फंक्शन में एक जरूरी काम की वजह से नहीं जा पाया, इसलिए मैं जिंदा बच गया।
तब से मेरे अंदर बदले की आग जल रही है, और मैं भी जानता हूं कि वही आग तुम्हारे अंदर भी जल रही है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में मिलकर उस आदमखोर वेंडिगो को मौत के घाट उतार दें और अपने बदले की आग को बुझाएं। तभी वहां पर एक ब्लैक कार आई और उस ब्लैक कार का जो दरवाजा था वो खुला। उस बूढ़े आदमी ने रोमन से कहा, तुम ये सारा सामान अपने घर पर रखो और आराम करो। सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आएगा। तुम चुपचाप से कार में बैठ जाना और मेरे घर आ जाना। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी उस ब्लैक कार में बैठ गया और वो कार वहां से चली गई। रोमन भी बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके जो घाव थे वो हरे हो गए थे और वो अपना सामान लेकर अपने घर वापस चला गया। पूरी रात वो सोया नहीं, बस उस आदमखोर वेंडिगो के बारे में सोचता रहा। सुबह सुबह रोमन के घर के बाहर वही ब्लैक कार आकर खड़ी हो गई और अंदर बैठा ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाने लगा। रोमन ने कहा, हाँ बस 2 मिनट में आ गया। उसके बाद उसने घर का दरवाज़ा लॉक किया और वो कार में बैठ गया। कार में बैठने के बाद उसने उस कार ड्राइवर से कहा, आखिर ये बूढ़े अंकल का घर है कहाँ पर? जिसके जवाब में उस कार ड्राइवर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो इस देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, समझे तुम? उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल किया हुआ है, इसलिए उनका नाम थोड़ा तमीज़ से लो। उनका नाम है साइंटिस्ट बेन। तुम उन्हें सर कह सकते हो, मैं भी उन्हें सर ही कहता हूँ। काफ़ी सीनियर है वो हमसे, उन्हें ये बूढ़ा आदमी कहना ठीक नहीं है, समझे तुम? और उसके बाद रोमन ने कहा, अच्छा सॉरी, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। फिर उसके बाद वो जो ड्राइवर था उसने सीधा उस कार को साइंटिस्ट बेन के घर के सामने लाकर रोक दिया। और साइंटिस्ट बेन का जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। उस बड़े से घर को देखकर रोमन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। रोमन बाहर निकला और उसने देखा कि घर के दरवाजे पर साइंटिस्ट बेन उसका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। साइंटिस्ट बेन ने कहा, रोमन तो तुम आ ही गए, आओ मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। साइंटिस्ट बेन के एक इशारे पर सारे नौकर चाकर काम पे लग गए और एक नौकर ने दोनों को ही, यानी कि साइंटिस्ट बेन को और रोमन को चाय पकड़ाई। रोमन ने कहा, लेकिन अब हम करेंगे क्या? आपने कहा था कि मेरे घर आ जाना, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब हम क्या करें? मैं तो आ गया आपके घर। और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, थोड़ा सब्र रखो और चाय को तसल्ली से पी लो। चाय पीने के बाद दिमाग खुल जाता है, तभी दिमाग काम करेगा। पूरी चाय पीने के बाद साइंटिस्ट बेन ने रोमन से कहा, चलो मेरे साथ। और उसके बाद बेन उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो बेन को एक कमरे में ले गए और उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा बुक्स रखी हुई थी शेल्फ में। साइंटिस्ट बेन ने एक बुक को निकाला तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर बेन की आंखें जो थी वो एकदम चकरासी गई। उसने देखा कि वो जो जितने भी शेल्फ्स थे वो पीछे की ओर अपने आप ऑटोमेटिक हो गए और एक दरवाज़ा जो था वो सामने आ गया। साइंटिस्ट बेन की शक्ल देखकर वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। उस दरवाजे को अपने आप ऐसे खुलता हुआ देखकर रोमन जो था वो सिर्फ देखता ही रह गया। साइंटिस्ट बेन ने कहा, चलो मेरे साथ, नीचे चलो। वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए एक बहुत ही हाईटेक लैब में पहुंच गए और उस लैब को देखकर रोमन को यकीन नहीं हुआ कि आखिर कोई अपने घर में इतनी हाईटेक लैब बनवा सकता है। उस लैब में बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी और कई सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो शायद ही किसी आम इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पहले देखी हो। रोमन सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। रोमन ने कहा,
ये सारी चीजों का आविष्कार आपने किया है? कमाल है, आपका लैब तो एकदम फ्यूचरिस्टिक है। और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने हंसते हुए कहा, जानता हूं। और उसके बाद एक ही क्लैप में साइंटिस्ट बेन ने क्लैप करी और उसके बाद लैब की सारी जो लाइट्स थी वो सब ऑफ हो गई और पूरे लैब में अंधेरा हो गया। रोमन ने कहा, ये क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, नहीं, लाइट नहीं गई है, रुको 1 मिनट। और जैसे ही साइंटिस्ट बेन ने दूसरी क्लैप करी, वैसे ही एक बहुत बड़ी वॉल पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर द्वारा एक वीडियो प्ले हो गई और उस वीडियो में उस वेंडिगो के बारे में सारी जानकारी दी जा रही थी कि आखिर वो वेंडिगो कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो वेंडिगो कहाँ रहता है। उस वेंडिगो के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो में थी। उसने कहाँ कहाँ तबाही मचाई थी, देश में कहाँ कहाँ अफरा तफरी उसकी वजह से मची थी, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मौजूद थी। 5 मिनट तक वो वीडियो प्ले होती रही और उस वीडियो को देखने के बाद वो जो रोमन था, उसके अंदर का जो खून था वो खौल चुका था, उसके जो जख्म थे वो रिसने लगे थे और वो उस आदमखोर से बदला लेने के लिए एकदम पागल सा हो गया था। साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुमने देख ही लिया कि उस आदमखोर ने कैसी हमारे शहर में तबाही मचाई थी। उसने तुम्हारे मॉम डैड की भी जान ली। भले ही उसने अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसी की वजह से तुम्हारे मॉम डैड की जान गई है। और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस आदमखोर को मारो और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूं ताकि हम दोनों का मकसद पूरा हो। उसके बाद रोमन ने कहा, ठीक है, लेकिन अब हम उस आदमखोर का पता कैसे लगाएंगे? और पता लगा भी लेंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा? और उसके बाद उस साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है और वो फॉर्मूला तुम्हारी मदद करेगा उस आदमखोर वेंडिगो को मारने के लिए। और रही बात उसे ढूंढने की, तो हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में वापस तबाही मचाने के लिए यहां पर आ जाएगा। जब ये बात रोमन ने सुनी तब उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई और उसने कहा, आपको कैसे पता? उसे तो कई सालों से देखा ही नहीं गया है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ दिनों में वापस आ रहा है? और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, क्योंकि वेंडिगो जो होते हैं, जब वो जरूरत से ज्यादा शिकार कर लेते हैं तब उन्हें बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है और वो एक शांत जगह पर जाकर सो जाते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए। वो वेंडिगो भी, मुझे पूरा यकीन है, कहीं ना कहीं जाकर सो गया है, क्योंकि उसने भी कई सारे लोगों की जान लेकर उन्हें खाया है और इसलिए उसकी जो नींद है वो काफी लंबी होने वाली है। उसे देखे हुए 12 साल हो गए हैं और यही एक टाइम पीरियड होता है जब आदमखोर वेंडिगो सोता है, 12 साल। और जैसे ही 12 साल ये खत्म होंगे, वैसे ही वो आदमखोर वेंडिगो भूख से तड़पता हुआ एक बार फिर से उठेगा और शहर पर वो हमला करेगा। जब ये बात रोमन ने सुनी तब उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास इस बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रोमन ने कहा, अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है वो कुछ दिनों में वापस आएगा? और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने हाँ में सर हिलाया और फिर रोमन ने पूछा, तो उसके वापस आने के बाद हम उसे कैसे रोकेंगे? तो जिसके जवाब में साइंटिस्ट बेन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, एक फॉर्मूला मैंने रेडी किया है जो तुम्हारी इस मामले में हेल्प करेगा। वेंडिगो को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ वेयरवुल्फ। इस आदमखोर को मारने के लिए बहुत सारे तरीकों को ढूंढा, कई सारे बॉम्ब बनाने के ट्राई करे,
कई सारी गन्स बनाने की ट्राई करी, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे पता चला वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव के बारे में, एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक आदमखोर भेड़िया मानव को तैयार किया जाए और उस आदमखोर वेंडिगो को मारने के लिए उसके पास भेज दिया जाए। रोमन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप भेड़िया मानव लाएंगे कहां से? और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, जरा सामने देखो। और जैसे ही रोमन ने सामने देखा तो सामने एक शीशा खड़ा था और शीशे में रोमन का जो शरीर था वो साफ साफ नजर आ रहा था। साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम सही समझ रहे हो, तुम ही हो वो भेड़िया मानव। और सामने जो तुम शोकेस में फॉर्मूला देख रहे हो, वही है वो फॉर्मूला जो तुम्हें एक भेड़िया मानव बनाएगा और भेड़िया मानव की ताकत देगा। अगर तुमने उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम एक खूंखार भेड़िया मानव बन जाओगे। तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम उस फॉर्म को एक्टिवेट कर पाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? जब ये बात रोमन ने सुनी तब उसकी हालत खराब हो गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। वो घबराता हुआ उस लैब से बाहर जाने लगा और साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम्हारे ऐसे डर के भागने का कोई फायदा नहीं है, समझे? तुम्हारी पूरी जिंदगी वैसे ही खराब हो चुकी है और अपनी उस कसम को याद करो। तुम्हें अपने मॉम डैड की जो इज्जत है उसे वापस लाना है। कब तक ऐसे अपनी असली पहचान को छुपा कर गली गली भटकते रहोगे रोमन? जिस हैवान की वजह से तुम्हारे पिता ने आत्महत्या कर ली, जिस हैवान की वजह से तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या कर ली, उन दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। पूरा समाज उन्हें बुरी नजर से देखने लगा। क्या तुम उस हैवान को ऐसे ही जाने दोगे? जरा सोचो, तुम्हारे मॉम डैड की तरह कितने बच्चों के मॉम डैड वो आदमखोर वेंडिगो खा जाएगा जब वो अपनी नींद से उठेगा। तुम्हारी तरह कितने लोगों का जीवन खराब होगा। जैसे तुम्हारा बचपन तबाह हुआ वैसे न जाने कितने बच्चों का बचपन तबाह होगा। इस बात को जरा सोचो और जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए तो वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये था पार्ट 2। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को इस सीरीज का पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। आप सभी को इस सीरीज का पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।